नमस्कार दोस्तों। जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 का ये लाइव क्लास 21 है। और फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है तो वो चल रहा है संचार कम्युनिकेशन। तो इसका प्रैक्टिस चार्ट संख्या 4 है। ठीक है। तो फ्रेंड, जो भी देख रहे हैं सबका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, सबको जो है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी देख रहे हैं सब कागज़ और पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है। और अपने कागज़ पर लिखना है और ग्रुप में ये बताना है कि कितने आपके सही हैं केवल। ठीक है दोस्तों, कितने आपके सही हैं आपको केवल ये बताना है। आपको लाइव क्लास का फ़ोटो नहीं भेजना है, केवल बताना है कि 30 में से 31 में से कितने ठीक हैं। आज 31 सवाल है। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, हमारा दो दो ऐप है हमारे। एक हमारा ये है, ठीक है, पर्पल कलर का है, और जो एक है येलो कलर का। तो दोनों ही हमारे हैं। ठीक है। दोनों में हमारे बैच चल रहे हैं। ठीक है। आप इसको भी डाउनलोड करके देखिए, ये कैसा ऐप है और ये दोस्तों कैसा ऐप है, दोनों को देखिए दोस्तों। ठीक है। दोनों में क्लास लग रही हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नाम देव कुमार बौद्ध, पीएचडी इतिहास, एक बार जीआर तलवार नेट पास। तो फ्रेंड्स, अभी लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। ठीक है। सबका वेलकम है, हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल आपके सामने है। देखो, सवाल को समझो। चौथा हमारा प्रैक्टिस सेट है आज का ये। शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है। विद्यार्थी वास्तव में है एनकोडर, डिकोडर्स, एजिटेटर्स या प्रोपेगेटर्स। तो आपको 10 सेकंड मिलेंगे केवल कमेंट करने के लिए। ठीक है, या अपने कागज़ पर लिखने के लिए, और केवल ग्रुप में आपको बताना है कि आपको कितने ही सही ठीक थे। ठीक है। तो देखो, संचार का मतलब होता है आदान प्रदान अपने विचारों का। ठीक है। तो विचारों का आदान प्रदान, अपने विचारों को दूसरे तक भेजना, और जो क्या उसने हमारे विचार को सुन लिया है, समझ लिया है, वो जो है उत्तर देगा, तो उसको बोलते हैं फीडबैक। ठीक है। तो फ्रेंड देखो, प्रेषक होता है एक, यानी कि भेजने वाला। क्या भेजेगा? संदेश भेजेगा। तो यहाँ पर जो क्या करता है तो वो करता है एनकोड करता है। एनकोड किस माध्यम से भेजेगा दोस्तों? ठीक है, माध्यम। और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? रिसीवर होगा, प्राप्तकर्ता। यानी कि इस प्रेषक ने अपना संदेश किसी माध्यम के जरिए इस तक पहुँचाया। फिर दोस्तों इसने क्या किया, इसको बात समझ में आई या नहीं आई, तो फिर क्या करेगा दोस्तों? ये फीडबैक देगा। क्या देगा? फीडबैक या प्रतिक्रिया देगा। तो किसको देगा? ये इसको वापस देगा कि हाँ, मैं इसको समझ में आ गई है। ठीक है। ठीक है। तो फ्रेंड देखो, ये एनकोड करता है प्राप्तकर्ता, और सॉरी प्रेषक एनकोड करता है दोस्तों। और जबकि जो संदेश होता है प्राप्त करता है, उसको क्या करता है? डिकोड करता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। यानी कि जब प्राप्त करता है, ये सवाल बनता है कभी कभी कि जब प्राप्त करता एनकोड को डिकोड करता है तो क्या होता है वहाँ पर? तो वहाँ पर संचार होता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर सवाल समझिए। शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, उसी माध्यम से भेजे, तो विद्यार्थी वास्तव में है दोस्तों, विद्यार्थी समझता है उस बात को। ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? डिकोडर्स हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त करता। ठीक है। कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक संदेशों का प्रेषक होता है, जो संदेशों को शब्दों या चित्रों के माध्यम से एनकोडिंग करके भेजता है। क्योंकि दोस्तों वो अपने दिमाग में सवाल बनाता है, विचार बनाता है। ठीक है दोस्तों। फिर जो बच्चा होता है वो क्या करता है? डिकोड करता है, उनको पढ़ता है, समझता है इसको। ठीक है। जिसको कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्राप्त करता है, और उसमें निहित अर्थ को समझने के लिए उसकी डिकोडिंग करता है। दूसरे शब्दों में कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक संदेशों का एनकोडर होता है और विद्यार्थी इनका डिकोडर होता है। दोस्तों बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे सवाल को। दूसरा सवाल है, पीत पत्रिका पत्रकारिता पद का संबंध है। पहला ऑप्शन
आतंकवाद और हिंसा के विषय में सनसनीखेज समाचार। दूसरा, पाठकों दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीप्रकता और अतिशयोक्ति। तीसरा, कला और संस्कृति के सनसनीखेज समाचार। तीसरा, पीले कागजों पर छपे सनसनीखेज समाचार पत्र। तो पीत यानी कि पीला पत्रकारिता पद का संबंध है। तो फ्रेंड सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पाठकों और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीप्रकता और अतिशयोक्ति भरे सवाल। पीत पत्रकारिता येलो जर्नलिज्म उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। इसे समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने का घटिया तरीका माना जाता है। पीत पत्रकारिता में समाचारों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, घोटाले उजागर करने का काम किया जाता है, सनसनी फैलाई जाती है या पत्रकारों द्वारा व्यावसायिक तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे दोस्तों समाचार यानी कि जो अखबार होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो बड़े बड़े लेटर में कुछ लिखा होता है उनमें, ठीक है। हो सकता है आपके मन में ये यार ये तो कोई सवाल थोड़ी है, आपके मन में कुछ ये हो गया यार ये तो कोई ज़्यादा बड़ी खबर नहीं है, परंतु अखबार वालों ने इतनी बड़ी हेडिंग में हेडलाइन दे दिया है इसका कोई जवाब नहीं, तो उसको बोलते हैं पीत पत्रकारिता। तीसरा सवाल, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है। संचार का वह साधन दोस्तों जो बहुत सारे आदाताओं को यानी कि ग्रहण करने वालों को, ठीक है दोस्तों, एक आदमी एक साथ एक ही समय में दोस्तों सूचना भेजता है, यानी कि यहाँ पर लोग हैं, यहाँ एक इंसान है दोस्तों, क्या कहलाता है? समूह संप्रेषण, जन संचार, अंत व्यक्ति संचार या अंतर व्यक्ति संचार। तो इस ये जो चित्र है दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे? तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं जन संचार। जन संचार अगर क्लासरूम में हो रहा है दोस्तों, क्लासरूम में एक मास्टर है दोस्तों, समूह को बांट अध्ययन कर रहा है, उसको यहाँ पे होता है समूह संप्रेषण। जन संचार या मास कम्युनिकेशन लोक संपर्क या जन संचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषणों से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। प्राय उसका अर्थ समृद्ध रूप में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र से किया जाता है। चौथा सवाल, नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना या गठबंध करना क्या कहलाता है? अवगमन, कोडीकरण, विकोडीकरण और सुरक्षा। दोस्तों ये सवाल जो कह रहा है कूटबद्ध करना, ठीक है, यानी दोस्तों कोई इंसान दोस्तों, ठीक है, नेटवर्क के जरिए किसी को पहुंचा रहा है अपने कुछ विचार, कुछ भी इम्पोर्टेंट विचार सब पहुंचा रहा है दोस्तों, तो ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, उस विचार को क्या कर रहे हैं? डिकोड कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं डिकोड। और दोस्तों जब ये इंसान जब अपने दिमाग में आइडिया बना रहा है, ठीक है, आंकड़ों को इकट्ठा कर रहा था दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? कोडीकरण, एनकोड बोलते हैं इसको, ठीक है, एनकोड, कोडीकरण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है कोडीकरण। इनक्रिप्शन, सूचना को पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार गुप्त कोड में बदलना कोडीकरण कहलाता है। कोडीकरण करने से संचार माध्यम के अंतर्गत सूचना की गोपनीयता बनी रहती है दोस्तों, ठीक है। देखो व्हाट्सएप में कभी आप किसी पर कॉल करना तो वहाँ पे लिखा रहेगा एंड टू एंड इनक्रिप्शन, यानी कि ये वाला शब्द लिखा जाए। इसका मतलब है दोस्तों कि आपका जो विचार है, आपकी जो कॉल है, आपका संदेश है दोस्तों,
वो केवल आपको और सामने वाले को जिसके पास आप भेज रहे हैं उसके बीच में ही है, तो उसको बोलते हैं कोडीकरण। ठीक है। पांचवा सवाल, ग्रेप वाइन दाखलता शब्द निम्नांकित में से किस रूप में भी जाना जाता है? अनौपचारिक संचार, ऊपर की ओर संचार, क्षैतिज संचार, नीचे की ओर संचार। तो ग्रेप वाइन दाखलता शब्द निम्नांकित में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो फ्रेंड सही आंसर है अनौपचारिक। ठीक है, संचार। ग्रेप वाइन या दाखलता शब्द अनौपचारिक संचार के रूप में जाना जाता है। अनौपचारिक संचार वह है जो एक संगठन के किसी भी निर्धारित या सरकारी नियमों या संगठन की प्रक्रियाओं का पालन नहीं करता है। अनौपचारिक संचार के आधार प्रतिभागियों के बीच सहज रिश्ता बन जाता है। छठा सवाल, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन। दूसरा ऑप्शन है उपयोगिता, गुप्तता, असंवादिता। तीसरा गुप्तता, असंवादिता, छल। चौथा विषमता, असंवादिता और विपथन। तो संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? तो फ्रेंड छठे सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन। ठीक है। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन सानिध्य, उपयोगिता व अकेलापन जैसे कारकों से प्रभावित होता है। सातवां सवाल, किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है? गति रहित, सांतरित, तथ्यात्मक और खंडात्मक। किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है? तो फ्रेंड सातवें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तथ्यात्मक या फैक्चुअल होनी चाहिए क्लास व्याख्यान। जो दोस्तों अगर टीचर व्याख्या दे रहा है, वो लेक्चर ले रहा है दोस्तों, वो क्या होना चाहिए? तथ्यात्मक होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए। सूचना समृद्ध कक्षा का तात्पर्य होता है कि विद्यार्थी के विषय से संबंधित सभी उपयुक्त जानकारी उसको कक्षा में उपलब्ध होती है। किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता उसके तथ्यात्मक होने में होती है। आठवां सवाल, भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? उदासीनता, उग्रता, कूट लेखक, एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताएं, वाह संकेत या कूट लेखक, कूटानुवादक या डिकोडर या अनुबंध। तो भावबोधक संप्रेषण एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन वाई। भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो फ्रेंड सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कूट लेखक या एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताओं से प्रेरित होता है। ठीक है दोस्तों, संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित 5 तत्व होते हैं। संप्रेषक यानी कि दोस्तों संदेश भेजने वाला, सूचना क्या है या संदेश क्या है? ठीक है, क्या भेजेगा संदेश? सूचना का माध्यम क्या है? ठीक है। चौथे नंबर बता दो, सूचना का प्राप्तकर्ता,
सूचना को दोस्तों प्रत्युत्तर या वांछित प्रतिक्रिया या फीडबैक। ठीक है, अगर मैं कहूँ दोस्तों, जैसे मैं पूछता हूँ लाइव क्लास में, कभी कभी आपको थ्योरी क्लास में समझ में आ रही है नहीं आ रही है, दोस्तों आप क्या करते हैं, यस यस बोलते हैं। ठीक है, भावबोधक संप्रेषण कूट लेखक एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताओं से प्रेरित होता है। 9वां सवाल, विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ खालिस्तान जोन का निर्माण करता है। विकृति, अंतर, भ्रम या विकास। विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन किस जोन का निर्माण करता है। तो अगर विद्यार्थी के बीच में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है दोस्तों, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, तो यानी कि आपस में दोस्तों बातें कर रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों उसमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसमें क्या होगा दोस्तों, विकास जोन का निर्माण होगा, डेवलपमेंट होगा बच्चों में आपस में। विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ विकास जोन का निर्माण करता है। प्रभावशाली शिक्षण में शिक्षक एवं छात्र मिलजुल कर प्रभावशाली संवाद के लिए प्रयास करते हैं। प्रोफेसर हर्वर्ट महोदय के अनुसार शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्र तक पहुंचाना है। शिक्षक इस हेतु जितने ही प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थियों के साथ परस्पर संवाद स्थापित करता है, वह उतना ही सफल शिक्षक होता है। 10वां सवाल, किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है उच्च डेसिबल के श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करके, दूसरा दृष्टिकोण स्थापित करके, तीसरा विद्यार्थियों की अनभिज्ञता उजागर करके, चौथा सूचना भार में वृद्धि करके। किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता, संवाद ग्रहण करने की दोस्तों, ठीक है, कि संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स पहला देखो क्या कह रहा है, क्या तेज आवाज के श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करके, दूसरा बोलते हो दृष्टिकोण वेव पॉइंट स्थापित करके, तीसरा कह रहा दोस्तों विद्यार्थियों की इग्नोर को इग्नोर उन अनभिज्ञता उजागर करके या सूचना भार में वृद्धि करके। तो फ्रेंड्स सही आंसर है बच्चों के साथ एक प्रकार का दृष्टिकोण स्थापित करके दोस्तों उनको समझने की, बच्चों को समझने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। किसी संवाद में किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को दृष्टिकोण स्थापित करके बढ़ाया जा सकता है। दृष्टिकोण का तात्पर्य होता है किसी मत या बिंदु पर किसी विशेष व्यक्ति विशेष का स्वयं का ज्ञान या अनुभव। शिक्षण कार्य करते समय जब अध्यापक कक्षा के छात्रों के पूर्व ज्ञान को भी अपने शिक्षण में समाहित करता है, तो कक्षा में संवाद ग्रहण संभाव्यता बढ़ जाती है। 11वां सवाल, एक उत्तम संप्रेषक एक अच्छा विचार प्रदान करने वाला अपना प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है। सुगम पूर्वाभ्यास, जटिल प्रश्न, नानुमति या पुनरावृत्ति पदबंध। आइस ब्रेकर, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, नॉन स्कूटर या रिपीटेटिव फ्रेज। तो फ्रेंड्स सही आंसर है आइस ब्रेकर या सुगम पूर्वाभ्यास। एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण सुगम पूर्वाभ्यास से शुरू करता है। एक उत्तम संप्रेषक अपने प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत अनेक युक्तियों, तकनीकों को सहारा लेता है, जैसे प्रश्न करना, उदाहरण देना, व्याख्या करना, प्रदर्शन एवं संवेदी क्रियाएं करना इत्यादि। यानी किसी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करने हेतु उसका विकास करने से है। 12वां सवाल कथन ए है, कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। तर्क, क्योंकि कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है।
तो फ्रेंड्स, 12वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए गलत है। कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। फ्रेंड देखो, स्वाभाविक नहीं होती तो ये बढ़ानी पड़ती है हमको, ठीक है। और आर सही, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। कक्षा में कुशल संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है, गलत है, क्योंकि दोस्तों वह एक स्वाभाविक क्षमता नहीं, जबकि कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक को एक कुशल संप्रेषक होना चाहिए, यह सही है। 13वां सवाल, किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत संप्रेषण चर होते हैं। कूट संकेत, विसंकेत, निष्क्रिय प्रतिरोध, संचारण या उदासीनता। किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत संप्रेषण चर होते हैं। दोस्तों देखो, सेंडर, ठीक है, मैसेज, तो मैसेज को क्या होता है दोस्तों, ये कहता है एनकोड, ठीक है, चैनल या माध्यम, चैनलाइज या संचारण, ठीक है, रिसीवर, फीडबैक। रिसीवर क्या करता है दोस्तों, डिकोड करता है। अब ये बताओ दोस्तों, इनमें ये जो मैंने बनाया है नक्शा सा, इनमें कितने चीज इसमें शामिल हैं। तो फ्रेंड देखो, कूट संकेत यानी कि एनकोडर शामिल है, एनकोडर, ठीक है। और दोस्तों इसमें डिकोड शामिल है, विसंकेतन रिसीवर करता है वो। संचरण माध्यम, तो इसका ऑप्शन नंबर इनमें ए ठीक हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा और डी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ए, बी और डी। किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित संप्रेषण होते हैं। कूट संकेतन, विसंकेतन और संचरण। तो देखो, प्रेषक यानी कि भेजने वाला क्या करता है दोस्तों, वो संदेश भेजता है। यहाँ वो क्या करता है, एनकोड करता है, अपने दिमाग में सवाल बनाता है, ठीक है, किसी माध्यम से बनाता है दोस्तों, ठीक है। फिर क्या करता है, प्राप्त करता, यहाँ पर क्या होता है, प्राप्त करता होता है। फिर क्या करता है, प्रतिपुष्टि देता है। प्राप्त करता क्या करता है, उस सूचना को डिकोड करता है, समझता है। 14वां सवाल, अधिगम पूर्व तैयारी में संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण चरण है। पहला, सूचना अर्जन तथा उसका प्रक्रमण। दूसरा, कूट संकेतक का मूर्तिकरण। तीसरा, अर्थ विषयक स्पष्टता के प्रति अपेक्षा। चौथा है अनुबंधित प्रतिपुष्टि। अधिगम पूर्व तैयारी में संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण चरण है। इन प्री लर्निंग प्रिपरेशन एन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन इज। तो फ्रेंड, 14वें सवाल का सही आंसर है इंफॉर्मेशन एक्विजिशन एंड इट्स प्रोसेसिंग, यानी कि सूचना अर्जन तथा उसका प्रक्रमण। अधिगम पूर्व तैयारी में संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण चरण सूचना अर्जन तथा उसका प्रकरण होता है। अधिगम से पहले हम उसकी विषय वस्तु तथा उसकी प्रक्रिया की जानकारी इकट्ठा करते हैं और इस सूचना के आधार पर हम अधिगम प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। तैयारी के प्रथम चरण में विषय वस्तु की जानकारी ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। 15वां सवाल, कक्षा संप्रेषण में शब्दाडंबरपूर्ण उपागम शिक्षक को विद्यार्थियों के किस अभिकर्ता के रूप में मानता है। प्रभावकर्ता, इन्फ्लुएंसिंग, एकेडमिक, अकादमिक, आधिकारिक, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, गैर आधिकारिक। तो कक्षा संप्रेषण में शब्दाडंबरपूर्ण उपागम शिक्षक को विद्यार्थियों के किस अभिकर्ता के रूप में मानता है।
तो फ्रेंड्स सही आंसर है इन्फ्लुएंसिंग, प्रभाव करता। कक्षा संप्रेषण में शब्दाडंबरपूर्ण उपागम शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रभावशाली अभिकर्ता के रूप में मानता है। शब्दाडंबरपूर्ण उपागम के अंतर्गत शिक्षक कक्षा में छात्रों के समक्ष अनेक प्रकार के उदाहरण रखते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छात्र को प्रभावित करते हैं। 16वां सवाल, कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता को निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा? पहला, शिक्षक का विषय संबंधी ज्ञान। दूसरा, शिक्षक की एकाडमिक बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं। तीसरा, शिक्षण कार्य की क्रियान्विति के समय शिक्षक द्वारा वरीयता दी गई शैली। चौथा, प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण उपकरण। तो फ्रेंड्स, कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता को निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। शिक्षण कार्य की क्रियान्विति के समय शिक्षक द्वारा वरीयता दी गई शैली को। अनुदेशन एक सोद्देश्य, क्रमबद्ध और नियंत्रित अनुभव होता है जिसके माध्यम से विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। जब हम इन्हीं परिस्थितियों को कक्षा के संदर्भ में व्याख्यायित करते हैं तो यह कक्षागत अनुदेशन कहलाता है। शिक्षण कार्य की क्रियान्विति के समय शिक्षक द्वारा दी गई वरीयता शैली कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। 17वां सवाल, स्पर्श संप्रेषण विज्ञान शब्द का अर्थ है। द वर्ड हैप्टिक्स डिनोट्स। पहला ऑप्शन है स्थानिक संप्रेषण यानी कि एंडेमिक कम्युनिकेशन, टाइमलिक कम्युनिकेशन, यथासंभव संप्रेषण, स्ट्रैग्ड कम्युनिकेशन, बाधित संप्रेषण, टैक्टाइल कम्युनिकेशन या स्पर्शनीय संप्रेषण। स्पर्श संप्रेषण विज्ञान शब्द का अर्थ है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है टैक्टाइल या स्पर्शनीय संप्रेषण। स्पर्श संप्रेषण विज्ञान शब्द का अर्थ स्पर्शनीय संप्रेषण है। स्पर्श संप्रेषण विज्ञान अशाब्दिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। अशाब्दिक संप्रेषण को शारीरिक हाव भाव एवं स्पर्श, शारीरिक भाषा एवं भाव भंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति या आंखों के संपर्क से भी संप्रेषित किया जा सकता है। दोस्तों देखो, अगर किसी को स्पर्श करता है, जैसे कि मैं ये कहूँ ऐसे करके, दोस्तों मैं क्या करूँगा, टाइम पूछूंगा किसी से, ठीक है। अगर मैं कलाई पर एक उंगली रखूँगा जहाँ घड़ी बनती है दोस्तों, तो दूसरा आदमी क्या समझेगा कि टाइम पूछ रहा है। दोस्तों ये क्या है? संचार है। शारीरिक हाव भाव, उदास होना, हंसना, मुस्कुराना, स्पर्श करना, शारीरिक भाषा, भाव भंगिमा। 18वां सवाल, निम्नांकित में से कौन सा अनुक्रम शिक्षक और छात्रों के बीच संप्रेषण प्रतिमान को सही रूप में प्रदर्शित करता है? चैनल, संकेत, कूट संकेतन। दूसरा, कूट संकेतन, संकेत, संदेश, चैनल। तीसरा, संदेश, चैनल, संकेत। चौथा, संकेत, संदेश, कूट संकेतन या चैनल। तो बहुत ही आसान सवाल है। अब आपके लिए मैंने कई बार बता चुका हूं, ठीक है। सेंडर आता है सबसे पहले, उसके बाद तो मैसेज, फिर चैनल या माध्यम, ठीक है, रिसीवर, प्राप्तकर्ता, दोस्तों फीडबैक, ये आता है। अब लगा लीजिए, मैंने 5 बताए दोस्तों, इसमें 4 हैं, 3 भी हैं।
तो फ्रेंड देखो 18वें सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनकोड संकेत को करता है, ठीक है, फिर संदेश भेजता है दोस्तों चैनल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। शिक्षक और छात्रों के मध्य संप्रेषण प्रक्रिया का एक व्यवस्थित प्रतिमान होता है, जिसके माध्यम से शिक्षक अपने संदेशों का संप्रेषण पूर्ण रूप में तथा भली भांति छात्रों तक प्रेषित करता है। इसके अंतर्गत वह निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाता है: प्रेषक, कूट संकेतन, संकेत, संदेश, चैनल माध्यम, प्राप्तकर्ता, डिकोडिंग, निहित भाव समझना और प्रतिपुष्टि। तो देखो इसमें क्या था, कूट संकेतक था, संकेत बनाता है तो फिर संदेश के माध्यम से भेजता है चैनल के माध्यम से, ठीक है। 19वां सवाल देखो, तो सूची फर्स्ट में है संप्रेषण के प्रकार, जैसे कि ए है रेखीय संप्रेषण, दूसरा है अंतर क्रियात्मक संप्रेषण, तीसरा है क्रियान्वितकारी संप्रेषण, तो सेकंड में है दृष्टांतीकरण। पहला है सदस्यों को दिए गए विषयों पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है, दूसरा कक्षा में शिक्षक एक संरचित विषय प्रस्तुत करता है, और तीसरा एक महाविद्यालय प्राचार्य अपने अभिकर्मियों की समस्या समझने हेतु उनकी बैठक बुलाता है, और दोस्तों चौथा है महाविद्यालय में शिक्षक एवं विद्यार्थी ऊधम मचाते हैं। तो संप्रेषण के प्रकार और उनका दृष्टांतीकरण। तो फ्रेंड देखो रेखीय संप्रेषण क्या होता है दोस्तों, उसका दृष्टांतीकरण ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कक्षा में शिक्षक एक संरचित विषय प्रस्तुत करता है। दूसरा अंतर क्रियात्मक संप्रेषण दोस्तों, इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, एक महाविद्यालय प्राचार्य अपने अभिकर्मियों की समस्या समझने हेतु उनकी बैठक बुलाता है। और क्रियान्वितकारी संप्रेषण दोस्तों, इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सदस्यों को दिए गए विषयों पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। रेखीय संप्रेषण कक्षा में शिक्षक एक संरचित विषय प्रस्तुत करता है। अंतर क्रियात्मक एक महाविद्यालय प्राचार्य अपने अभिकर्मियों की समस्या समझने हेतु उनकी बैठक बुलाता है। क्रियान्वितकारी सदस्यों को दिए गए विषयों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करता है। 20वां सवाल, यदि विद्यार्थी स्वयं को किसी संप्रेषण स्रोत के निकट रखें तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? स्रोत प्रभुत्व होगा, चयनात्मक अभिमुखीकरण होगा, नकारात्मक चयन होगा, या निर्भय व्यक्ति व्यवहार होगा।
तो फ्रेंड्स 20वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चयनात्मक अभिमुखीकरण। दोस्तों देखो, मैं अभी व्हाट्सएप में देख रहा था, क्लास यहाँ चल रही है और हमारे बैच के बच्चे आंसर की मांग रहे हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है। मतलब क्लास यहाँ चल रही है, वो आंसर की मांग रहे हैं, पता ना कहाँ बिजी हैं। एक महीना की बात और दोस्तों, बिजी रहना जिंदगी भर। फिर यदि विद्यार्थी स्वयं को किसी संप्रेषण स्रोत के निकट रखें तो परिणाम स्वरूप चयनात्मक अभिमुखीकरण का प्रभाव पड़ेगा। एक संगठन में व्यक्ति का चयनात्मक नजरिया संचार में बाधा उत्पन्न करता है। यह सामान्य मान्यता है कि एक सफल संचार प्रक्रिया में संप्रेषक व प्राप्तकर्ता दोनों का खुला दिमाग होना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के प्रति अधिक सजग रहेंगे, अर्थात संकीर्ण मानसिकता वाले होंगे, तो संचार प्रभावशाली नहीं हो सकेगा और अर्थात व्यक्तित्व का चयनात्मक दृष्टिकोण संचार के अस्तित्व को खत्म कर देगा। 21वां सवाल, निम्नांकित में कौन कक्षा संप्रेषण निम्नांकित में कौन कक्षा संप्रेषण संरचना हेतु अलंकारिक तकनीकें हैं? पहला ऑप्शन, दिवसीय विषय को विद्यार्थियों के अभिरुचि में संबोधित करना। दूसरा, लक्षित श्रोता के लिए प्रकीर्ण सूचना प्रदान करना। चौथा, एक विचार से दूसरे विचार पर सरल अंतरण। चौथा, लक्ष्यों के प्रयोग से बचना। पांचवा, संदेश प्राप्ति की गुणवत्ता पक्ष में सुधार हेतु मीडिया का उपयोग। छठा, एक मार्गी संप्रेषण अपनाना। तो निम्नांकित में कौन कक्षा संप्रेषण संरचना हेतु अलंकारिक तकनीकें हैं? तो फ्रेंड्स 21वें सवाल में देखो, पहला ऑप्शन ठीक है, इसमें द्वितीय विषय को विद्यार्थियों की अभिरुचि से संबंध रखना। ठीक है, यानी कि जो विषय है दोस्तों उसको विद्यार्थियों की रुचि से संबंध करना। ठीक है, और तीसरा, एक विचार से दूसरे विचार पर सरल अंतरण। और ऑप्शन नंबर ई, संदेश प्राप्ति के गुणवत्ता पक्ष में सुधार हेतु मीडिया का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। कक्षा संप्रेषण संरचना का विद्यार्थी के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस कार्य के लिए अनेक प्रकार के अलंकारिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। दिवसीय विषय को विद्यार्थियों के अभिरुचि से संबंध करना, एक विचार से दूसरे विचार का सरल अंतरण, संदेश प्राप्ति के गुणवत्ता पक्ष में सुधार हेतु मीडिया का उपयोग करना। 22वां सवाल, कक्षा में संप्रेषण निम्नांकित में से किन स्तरों में होता है? पहला, अवसरवादी अर्थ स्तर पर। दूसरा, सतही अर्थ स्तर पर। शोध स्तर अर्थ स्तर पर। चौथा है गैर संहिता अर्थ स्तर पर। हमारे दोस्तों ग्रुप के बच्चे देखो, कोई सवाल डाउट है, उनको ये इतना भी नहीं पता कि मैं क्लास कर रहा हूँ, वो ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन करो बताओ। बिल्कुल हद है यार, हमारे बच के बच्चों से बिल्कुल हद हो रही है। मतलब मैं क्लास कर रहा हूँ, उनको एक्सप्लेन करो बताओ। क्लास का ध्यान नहीं है, उनकी क्लास चल रही है। तो फ्रेंड्स 22वें सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सतही अर्थ स्तर पर।
कक्षा में संप्रेषण कार्य सतही अर्थ स्तर पर होता है, जिससे छात्रों द्वारा सरलतापूर्वक अधिगम किया जा सके। इसके अंतर्गत छात्रों की पृष्ठभूमि को जानकर ही कक्षा के अंदर शिक्षण व संप्रेषण कार्य को किया जाता है। छात्र कक्षा में संप्रेषित की जा रही कक्षा को तभी पूर्ण व उचित रूप में ग्रहण कर पाते हैं जब शिक्षण कार्य उनके बौद्धिक एवं अधिगम स्तर के अनुरूप होता है। 23 कक्षा में अच्छे संप्रेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? पहला, कतिपय शब्दों पर अतिशय जोर दिया जाना, अबोधगम्य एवं अर्थहीन शब्दों का प्रयोग, समाधिकता का समुचित प्रयोग, प्रतिपुष्टि की तत्कालिकता, गैर भाषाई संकेत, छात्रों द्वारा की गई समालोचना की उपेक्षा करना। तो कक्षा में अच्छे संप्रेषण हेतु निम्नलिखित में कौन सा अनिवार्य है? तो फ्रेंड्स 23 का सही आंसर है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर सी है, समाधिकता का समुचित उपयोग। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, प्रतिपुष्टि की तात्कालिकता। और ऑप्शन नंबर ई, गैर भाषाई संकेत। तो यानी कि भाषा से अलग भी जो है अगर उदाहरण दिए जाए तो संप्रेषण अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अच्छा संप्रेषण एक कक्षा की अधिगम क्षमता का बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है। एक कक्षा में अच्छे संप्रेषण हेतु निम्नलिखित घटक अनिवार्य होते हैं। पहला, समाधिकता का समुचित उपयोग। दूसरा, प्रतिपुष्टि की तात्कालिकता। गैर भाषाई संकेत, बोधनीय एवं अर्थपूर्ण सामान्य शब्दों का प्रयोग करना और छात्रों द्वारा की गई समालोचना पर विचार करना इत्यादि। 24वां सवाल, कक्षा में संप्रेषण की इकाई के रूप में सूक्ष्म अभिव्यक्तियां होती हैं। नकारात्मक, सकारात्मक, हेर फेर परक या संचारशील। तो कक्षा में संप्रेषण की इकाई के रूप में सूक्ष्म अभिव्यक्तियां होती हैं। तो फ्रेंड सही आंसर है संचारशील। कक्षा में संप्रेषण की इकाई के रूप में सूक्ष्म अभिव्यक्तियां संचारशील होती हैं। इसके माध्यम से छोटी छोटी बातों को संप्रेषण के माध्यम से कक्षा में संचारित किया जाता है। 25वां सवाल, यदि कोई शिक्षक कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में अपने सामर्थ्य में वृद्धि करना चाहती है तो उसे पहले अपने छात्रों को समझना चाहिए। तर्क, छात्रों को समझने की सामर्थ्य तथा आश्रित श्रवण असंबद्ध प्रकथन है। दोनों कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें देखो ए ठीक है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। दिया गया कथन, यदि कोई शिक्षक कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में अपने सामर्थ्य में वृद्धि करना चाहता है तो उसे पहले अपने छात्रों को समझना चाहिए, सही है, क्योंकि ऐसा करने से ही वह सही दिशा में अपने सामर्थ्य एवं क्षमता में वृद्धि कर पाएगा। जबकि दिया गया तर्क
कि छात्रों को समझने की सामर्थ्य है तथा आशयित श्रवण असंबद्ध प्रकथन है, सही नहीं है। ठीक है। 26वां सवाल, अच्छे कक्षा संप्रेषण की गतिशीलता में शामिल है उदासीनता, प्रेरणा, प्रस्तुत किए जाने वाला तथ्य, विशिष्टता, सहभागिता और जेंडर के विचार। अच्छे कक्षा संप्रेषण की गतिशीलता में शामिल होता है दोस्तों, सबसे पहले होता है प्रेरणा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, प्रस्तुत करने वाला तथ्य और सहभागिता, यानी कि बच्चों की सहभागिता भी होनी चाहिए। या दोस्तों अगर मैं संप्रेषण कर रहा हूँ, संचार कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ दोस्तों किसी के साथ, तो उसकी सहभागिता भी होनी जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कक्षा की गतिशीलता में एक कक्षा समुदाय में छात्रों और शिक्षकों के मध्य बातचीत शामिल है। कक्षा की गति का अध्ययन करने का उद्देश्य यह है कि एक सकारात्मक कक्षा का वातावरण कैसे बनाया जाए, जहां छात्र अन्य छात्रों के साथ और शिक्षक के साथ सीखने और संवाद करने में सहज महसूस करें। प्रत्येक छात्र की अपनी रुचि और प्रतिभा होती है, इसलिए प्रत्येक कक्षा को अपने छात्रों की अभिव्यक्तित्व को समायोजित करने के लिए पर्याप्त लचीला होना चाहिए। जब एक शिक्षक को केवल सामग्री को पढ़ाने के लिए जाता है तो यह ध्यान दिए बिना कि क्या छात्र इसे समझ रहे हैं, कक्षा की गतिशीलता के साथ एक बड़ी समस्या है। अच्छे कक्षा संचार की गतिशीलता में निम्नलिखित कारण शामिल है, प्रेरणा, प्रस्तुत तथ्य और सहभागिता। 27वां सवाल, एक क्लासरूम स्थिति की दशा में एक शिक्षक किसी समस्या के हल पर पहुंचने में समूह चर्चा का आयोजन करता है। प्रयुक्त संचार के प्रतिमान की दृष्टि से इसे कहा जाएगा क्रियान्वितकारी प्रतिमान, अंतक्रिया प्रतिमान, क्षैतिज प्रतिमान और रैखिक प्रतिमान। तो फ्रेंड्स सही आंसर है क्रियान्वितकारी प्रतिमान। एक क्लासरूम स्थिति की दशा में एक शिक्षक किसी समस्या के हल पर पहुंचने में समूह चर्चा का आयोजन करता है, तो प्रयुक्त संचार के प्रतिमान की दृष्टि से उसे क्रियान्वितकारी प्रतिमान कहा जाएगा। इस प्रकार के संप्रेषण संचार के प्रतिमान के अंतर्गत शिक्षक छात्रों से होने वाली किसी प्रकार की समस्या को जानने का प्रयास करता है, साथ ही साथ इसके लिए वह सामूहिक चर्चा का भी आयोजन करता है। 28वां सवाल, कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम है ज्ञान, रुचि, मूल्यांकन, जागरूकता। जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, ज्ञान। मूल्यांकन, जागरूकता, ज्ञान, रुचि। रुचि, ज्ञान, मूल्यांकन, जागरूकता। तो कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम है तो फ्रेंड देखो उसमें क्या होता है, तो सबसे पहले होता है जागरूकता। ठीक है। उसके बाद में आती है रुचि। ठीक है। फिर मूल्यांकन, तो उससे क्या होता है, तो ज्ञान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कक्षागत संप्रेषण में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका में तब होता है जब वह जागरूकता के साथ
बच्चों में रुचि उत्पन्न करते हुए उनके द्वारा अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन निरंतर करते रहता है। कक्षागत संप्रेषण में अनेक तत्वों का समावेश होता है, जिनका सही क्रम इस प्रकार है: जागरूकता, रुचि पैदा करता है बच्चों में, मूल्यांकन करता है और उन पे क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। 29वां सवाल, कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य तत्व है: निष्क्रियता, सार्वभौमिक नास्तिवाचक, विशिष्ट आस्तिवाचक और पक्ष समर्थन। कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य तत्व है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है पक्ष समर्थन। कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य तत्व पक्ष समर्थन है। संचार एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिनमें निम्नलिखित 6 तत्व एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं: संचारक, संदेश, माध्यम, प्रापक, फीडबैक और शोर। 30वां सवाल, किसी कक्षा में विद्यार्थी को उस प्रभावी श्रोता होना चाहिए किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए उसे किस पर ध्यान रखना चाहिए: अध्यापक के शकल पर, साथियों का, एकात्मिक पाठ का, संप्रेषण विकर्षणों का। किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए तो उसे किस पर ध्यान रखना चाहिए: एकात्मिक पाठ पर और संप्रेषण विकर्षण को। ऑप्शन नंबर सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होने के लिए उसे एकात्मिक पाठ, यानी कि दोस्तों जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान और जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। एकात्मिक पाठ का ज्ञान होने से छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त हो जाती है। और 31वां सवाल है, कक्षागत संप्रेषण का आधार है: क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज ए बेसिस इन। पहला, श्रोता बिखराव; दूसरा, गैर सूचनात्मक संकेत; तीसरा, ध्यान विचलन; और चौथा है श्रोता का गहन संकेंद्रण। तो कक्षागत संप्रेषण का आधार है तो फ्रेंड, कक्षागत संप्रेषण का आधार है श्रोता का गहन संकेंद्रण या इंटेंसिव लिसनर फोकस, यानी कि दोस्तों जो बच्चा है वो ध्यान से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है दोस्तों, वो जो है उसका आधार होता है। श्रोता का गहन संकेंद्रण कक्षागत संप्रेषण का आधार होता है। श्रोता का गहन संकेंद्रण बनाने के लिए रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था, पर्याप्त उचित फर्नीचर, रोशनदान, जंगले की व्यवस्था आदि का होना आवश्यक होता है। अध्यापक के द्वारा प्रयोग की गई जाने वाली साग सामग्री और अध्यापक का प्रभावी व्यक्तित्व भी श्रोता का गहन संकेंद्रण बनाने में मदद करता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक्स और फीडबैक जरूर करना। धन्यवाद क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी ग्रुप में बताएं कितने सवाल आपके सही हुए हैं।